दिल हमारी एक है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है और हम फौजी इसकी शान। हमारे फौजी हमारे शान ही नहीं हमारी जान भी है। और आज ऐसे ही एक अनसंग वॉरियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। परमवीर चक्र अवार्डी मेजर रामास्वामी परमेश्वरम, जो हीरो रहे हैं ऑपरेशन पवन के। ऑपरेशन पवन 1987 में इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट था, जिसके तहत जो एलटीटी के मिलिटेंट्स थे और बाकी जो मिलिटेंट्स थे उन्हें सरेंडर करवाना। दोस्तों, ये अकेले ही एक वॉली ऑफ मिलिटेंट्स के साथ भिड़ गए थे, जबकि ये सिर्फ एक राइफल के साथ थे और मिलिटेंट्स थे AK-47 ग्रेनेड्स, एक्सप्लोसिव और डेडली हैवी मशीन गन्स के साथ। लेकिन ये पीछे नहीं हटे और अकेले के दम पे उनसे डटे और अपने जो जवान थे उन्हें वापस भेज के उनकी सुरक्षा भी की। तो आइए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने चैनल वीर चरित को और ज़रूरी अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का जन्म 13 सितंबर 1946 में बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था और इनके पिता का नाम था मिस्टर KS रामास्वामी और माँ का नाम मिसेस जानकी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल, मुंबई 1963 में, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी SIES के कॉलेज से ही की थी 1968 में। और लेटर इन्होंने ज्वाइन किया था प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। 16 जून 1972 में इनको कमीशन किया जाता है 15 महार रेजिमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पॉपुलर रेजिमेंट है, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। और इनका लोगो है यस सिद्धे। दोस्तों, महार रेजिमेंट में ये 15 महार और 5 महार दोनों बटालियन में इनकी भूमिका रही थी। दोस्तों, मेजर रामास्वामी परमेश्वरम फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्डी है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के। यहाँ आप इनका बस्ट देख सकते हैं और ये रिसेंटली रिवील्ड हुआ है लाइफ साइज इमेज। कैसे तन के सर खड़े हैं, और आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर ये विज़िट कीजिएगा। आपको देख के एक बहुत ही प्राउड फीलिंग आएगी और आप मोटिवेटेड भी बहुत फील करेंगे। अब दोस्तों, मेजर परमेश्वरम हमेशा से फ्रंट से लीड करते थे। अब आर्मी के जो लीडर्स होते हैं ना, वो पीछे बैठ के कभी ऑर्डर नहीं देते, वो हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। और सोल्जर्स इसीलिए इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उनके जो लीडर है वही आगे आगे चल रहे और ख़तरा मोड़ ले रहे, तो वो क्यों ना चले। और इसी के कारण इनके लीडरशिप और स्टीली रिजर्व को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी हो रहा था उसमें इनकी अहम भूमिका थी। और एज ए यंग कैप्टन उन्होंने वहाँ पे बखूबी अपना रोल निभाया था। और अफेक्शनेटली इनकी जो जवान थे जिन्हें ये लीड करते थे, वे इन्हें पैरी साहब के नाम से जानते थे। और मेजर परमेश्वरम को हैंड पिक किया गया था ऑपरेशन पवन में, और ये उस समय 8 महार बटालियन के साथ थे और ये फर्स्ट यूनिट थी जो श्रीलंका में लैंड कराया गया था। अब ऑपरेशन पवन आपको पता होना चाहिए 1987 में इंडो श्रीलंका के बीच एक एकॉर्ड हुआ था, क्योंकि जो नदन हिस्सा है श्रीलंका का, वहाँ पे जाफना, आपने नाम जरूर सुना होगा, जाफना एक एरिया है, वहाँ पे जो तमिल पॉपुलेशन है वहाँ पे मेजॉरिटी में थी। तो वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स डिमांड करने लगे कि वहाँ उनको सेपरेट कंट्री चाहिए, तमिल लैंड वो बनाना चाहते थे। तो यहाँ से भी, इंडिया से भी प्रेशर आने लगा, क्योंकि वहाँ पे श्रीलंकन आर्मीज उनके ऊपर अटैक करने लगी और वहाँ पे जो क्लैशेस हैं वो ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो यहाँ पे भी तमिल जो पीपल हैं हमारे इंडिया के, सदर्न इंडिया के, उनसे प्रेशर आने लगा। तो राजीव गांधी ने इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन किया 29 जुलाई 1987 को। उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि श्रीलंका उन्हें एक ऑटोनोमस रीजन तो नहीं, लेकिन उनको जो प्रोविंसेस थे उससे ज़्यादा पावर देगी और जो मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर करेंगे। लेकिन LTTE इस डिस्कशन में इन्हें रखा ही नहीं गया था और ये सरेंडर नहीं किए और इन्होंने कंटिन्यू रखा अपना डिमांड। अब यहाँ आप देख सकते हैं MI8 से जो पैराट्रूपर्स हैं हमारे,
उन्हें सबसे पहले भेजा गया था। जो उनकी चीफ पोजीशन थी, हेडक्वार्टर्स थी एलटीटीई के लिबरेशन टाइगर्स के जाफना यूनिवर्सिटी में, वहाँ इन्हें डायरेक्ट लैंड कराया गया था। अब दोस्तों ये जो ऑपरेशन पवन था ना, इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। अब इसका आप रिजल्ट तो देख ही सकते हैं कि ऑल्दो उस रीजन में शांति आई, लेकिन हमने अपने 208 जवान और ऑफिसर्स को खोए, और वो भी 3 हफ्ते के वार के अंडर। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा नुकसान इंडिया को झेलना पड़ा। और यही नहीं, राजीव गांधी की जो मृत्यु होती है वो भी एलटीटीई के इस एक्शन के लिए उनको, क्योंकि उन्होंने ही पीस फोर्स, इंडियन आर्मी का पीस फोर्स को भेजा था वहाँ पे सेटल कराने के लिए, और इसी के चलते राजीव गांधी की हत्या भी कराई जाती है। तो ये इंडिया के लिए, जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं कि ये इंडिया के लिए कहीं से भी ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि एलटीटीई को रॉ ने ट्रेन किया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सुन के बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, तमिल लिबरेशन टाइगर्स को रॉ ने ही ट्रेन किया था। रॉ हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और ये क्यों किया था? क्योंकि 1972 में जब इंडो पाकिस्तान वार लड़ा गया था, आपको पता होगा बांग्लादेश को लिबरेशन कराने के लिए इंडिया ने लड़ा था वार, और सैम मानेकशॉ की मैंने बायोग्राफी भी कवर की है, आप उसमें उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। उस वार के दौरान श्रीलंकन ने वहाँ पोर्ट्स अलाउ किए थे कि पाकिस्तानी जो शिप्स थे उन्हें रिफिल किया जाए। तो इसी को चेक करने के लिए कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है आगे, उसीलिए एलटीटीई के कैडेट्स को रॉ ने ट्रेन किया था। और ये बाद में निकल के आया था कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस थे इंडियन आर्मी के, राजीव गांधी ने जिन्हें भेजा था, उनके और रॉ के बीच कम्युनिकेशन उस समय था ही नहीं तो हम इतने सारे अपने जवान नहीं खोते। और ये जो MI8 से आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पैराट्रूपर्स वहाँ पे जो लैंड करने वाले थे, उसके बाद जब लैंड किए उन्हें उस जो जगह था उसके बारे में टेक्निकल नॉलेजेस ज़्यादा थे ही नहीं, तो वहाँ पे हमने बहुत से अपने पैराट्रूपर्स लूज़ किए थे। अब दोस्तों ये है वो एरिया जाफना, और ये थिरुनाल वैली और कुरुनगर, इसी एरिया में हमारे परमेश्वरम सर, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और यहीं पे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हैं एलटीटीई के लीडर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं लेडी कैडेट्स रॉकेट लॉन्चर्स के साथ। जी दोस्तों, ये फोर्स बहुत ही बड़ा था, ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा था। क्यों? क्योंकि ये माना जाता था कि ये पीपल्स मूवमेंट बन चुका था। अब आप कह लें कि रेडिकलाइज किया गया था या फिर उनका कॉमन मोटिव था, लेकिन ये पीपल्स मूवमेंट बन चुका था, और वहाँ पे 2 से 2.5 लाख लोग अफेक्टेड हुए थे। और अभी भी ये जो जाफना का एरिया है ना, वो अभी भी उभर रहा है, वो अभी भी पूरी तरीके से सिविलाइज नहीं हो चुका है, और डेवलपमेंट के पाथ में अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इनका मोटिव क्या था? एलटीटीई का मोटिव ये था कि ये जो एरिया है इसे वो कट ऑफ करके तमिललैंड बनाएंगे, इसे जाफना पेनिनसुला कहते हैं, और इसे तमिललैंड बनाने के लिए ही वो लड़ रहे थे। अब 25 नवंबर 1987 को मेजर परमेश्वरम को टास्क दिया गया था कि वो लीड करे टीम ऑफ सोल्जर्स को कि सर्च मिशन कंठारोडाई नियर उदुविल, ये रीजन था जाफना में वहाँ, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था एलटीटीई का। और वो जब लोकेट करने के लिए निकले कंसाइनमेंट को, तभी वहाँ पे एलटीटीई के मिलिटेंट्स जो थे उनका हाइड आउट था, और इसकी बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी उनकी टीम को नहीं थी। तो 30 सोल्जर्स की टीम को वो लीड कर रहे थे, और अचानक से उन्हें फील होता है कि वहाँ पे मिलिटेंट हाइड आउट्स है, और वो वहाँ पे हैवी फायरिंग फेस करना तब तक शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे भी वो फ्रंट से ही लीड कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं कि जो उनके सोल्जर्स थे, 30 सोल्जर्स थे ना, वहाँ उनकी लॉसेस को, कैजुअलिटी जिसे हम कहते हैं, उसे मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने 20 सोल्जर्स को वापस भेज दिया, और 10 सोल्जर्स को अपने साथ रखा कि वो अपना प्लान कैरी आउट करें। लेकिन ये इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सोल्जर्स, जो मिलिटेंट्स थे ना, उनके पास AK-47 ग्रेनेड्स, एक्सप्लोजिव्स और डेडली हैवी मशीन गन्स थे,
और इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। आप देख सकते हैं मशीन गन से अगर कोई फायर करता है और आप राइफल्स के साथ खड़े हैं वहाँ पे, और सबसे बुरी बात कि ये वो घिरे हुए थे और उस जंगल एरिया के बारे में उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि श्रीलंका में इंडियन फोर्सेस तो वहाँ कभी थी नहीं ना, फर्स्ट टाइम था वहाँ पे गए थे ये लोग, तो वहाँ पे इन्हें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी और हैवी फायरिंग के चलते इंजरीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो मेजर परमेश्वरन ने सिचुएशन को भापा और वो भिड़ गए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर वो बैकफायर नहीं करते तो उनके जो सोल्जर्स थे वो इजीली कैजुअलिटी फेस कर जाते, और मेजर परमेश्वरन ने अपनी सेफ्टी को ताक पे रखते हुए उन्होंने काउंटर फायर शुरू कर दिया, और वो स्टोमक के बल पे लेट के क्रॉल करते हुए फॉरवर्ड जाते रहे, और कोकोनट का जो ग्रूव था वहाँ पे, कोकोनट के प्लांटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, उनके डायरेक्शन में वहाँ एम्बुस में वहाँ से सोल्जर्स ने फायर करना शुरू किया, और मिलिटेंट्स वहाँ पे घबरा गए कि हम शायद घिर चुके हैं और हमारे पर फायर हो रहा है। और मिलिटेंट्स को जब लगा कि ये हम सराउंडेड हो चुके हैं तो वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, और उनकी जो हैवी मशीन गन्स थी उससे बहुत ज़्यादा बर्स्ट आने लगा। तो एक स्नाइपर जो बैठा हुआ था कोकोनट ट्री के ऊपर, उसकी नज़र परमेश्वर सर के ऊपर जाती है और उसका एक बर्स्ट आके गिरता है सर के लेफ्ट हैंड में, और उनकी लेफ्ट हैंड लगभग तबाह हो चुकी थी। लेकिन शिवरिंग हैंड्स के साथ भी वो नहीं रुके और डटे रहे अपने फ्रंट पे, और उन्होंने चार्ज करना कंटिन्यू रखा, और जो क्लोजेस्ट मिलिटेंट था उसे अपने हाथों से उन्होंने मारा, उसका वेपन खींच के, और उन्हें वहीं पे शूट डाउन कर दिया गया था। लेकिन और एक दूसरा जो HMJ था उसने बर्स्ट किया सर के चेस्ट पे। अब दोस्तों चेस्ट पे जब लग गया था ना उन्हें गोली, उसके बाद भी उन्होंने एक मिनी क्लियर पिस्टल रखा हुआ था अपने पॉकेट में, उसे उन्होंने निकाला और वो एक हवा में फायर करना चाहते थे कि हमने सक्सेस अटेंड कर लिया, क्योंकि तब तक मिलिटेंट्स की जो फोर्स थी वो भागने लगी थी और उन्हें भी हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो ये नहीं कर पाए थे, और हैवी इंजरी के कारण वहाँ पे वे अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उनके जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि हमारे ग्रिटी कमांडर की डेथ होती है, और उससे वो सक्सीड वहाँ पे इंस्पायर होके वो मिलिटेंट्स को वापस बीट बैक करते हैं और उस एरिया को कैप्चर करने में वो सक्सीड होते हैं। तो दोस्तों ऐसे होते हैं हमारे इंडियन आर्मी के लीडर्स कि भले कितनी भी चोट लग जाए और अपने जान पे आ जाए, लेकिन वो चुप नहीं रहते और डटे रहते हैं अपने फ्रंट पे। मेजर रामास्वामी परमेश्वरम को कंट्री का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला था, परमवीर चक्र, और इनके ये जो कोल्ड करेज, इंडोमिटेबल फाइटिंग स्पिरिट और सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए। और ये सोल रेसिपिएंट थे परमवीर चक्र अवार्ड। इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस जो था श्रीलंकन वार में जिनका ऑपरेशन चल रहा था, उसमें से ये सोल रिसाइपिएंट थे PVC अवार्ड के। अब दोस्तों यहाँ यही वो मंजर था, ऐसा ही था कि हर तरीके से घिरे हुए थे वो, लेकिन वो अपना फायरिंग कंटिन्यू रखे हुए थे। यहाँ ये लेटर आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट का लेटर है, मेजर रामास्वामी परमेश्वरम IC 32907F पोस्थुमस महार रेजिमेंट। दोस्तों यहाँ पूरा वो इंसिडेंट मेंशन है, आप देख सकते हैं। ऑन 25 November लास्ट ईयर मेजर रामास्वामी परमेश्वरम was returning from a search operation in Sri Lanka late in the night when his column was ambushed by a group of militants. 5 militants were killed and 3 rifles and 2 rocket launchers were recovered. और अकेले के दम पे 5 मिलिटेंट्स को मारना दोस्तों ये आसान नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था उनके पास AK-47 ग्रेनेड्स, एक्सप्लोसिव्स और हैवी मशीन गन्स थे। लेकिन सर रुके नहीं और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, और अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पहले वे रुके नहीं। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय